नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जहाँ तक हो सके मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, तैमूर लंग द्वारा भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। तैमूर लंग जिसने कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, तो जब वह भारत से वापस लौटता है तो खिज्र खां इसको जो है अपने जीते हुए प्रदेशों का शासक नियुक्त करता है और वो खुद वापस समरकंद चला जाता है। तैमूर लंग जो है समरकंद का था, तो खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर यहाँ का शासक बना करके चल देता है अपने मातहत, एक प्रकार से अपना सूबेदार। तो खिज्र खां इसी ने जो है सैयद वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो वही खिज्र खां ने की थी, जो कि तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था या फिर उसका गुलाम था, जो भी बोलो। अगला क्वेश्चन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किस सुल्तान का समकालीन था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है ना याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये सैयद वंश के दूसरे शासक जिसका नाम था मुबारक शाह, उसका समकालीन था, उसके दरबार में रहता था। तो मुबारक शाह, ध्यान रखना मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1421 से लेकर के 1434 तक। खिज्र खां ने 1414 से 1421 तक शासन किया। मुबारक शाह मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक इसी के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान रहा करता था। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये इसी याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया था और ये जो है मुबारक शाह को समर्पित था ये ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। तो ये कौन था, खिज्र खां। देखिए खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के बाकी सभी सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रखी थी। एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण न करके खुद को जो है मलिक और सिपह सलार की पदवी से संतुष्ट रखा था। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो और खिज्र खां की उपाधि क्या थी, रैयत ए आला। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां स्वयं को किसका प्रतिनिधि मानता था। तो ये जो है ना खिज्र खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। देखो तैमूर लंग उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका बेटा था शाहरुख। तो ये उस समय जो है समरकंद का शासक था, तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था। तो खिज्र खां स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, मतलब कि शाहरुख को वो अपना सर्वोच्च मानता था, उसके अधीनस्थ खुद को समझता था। इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने खुद के नाम से सिक्के भी नहीं ढलवाए, खुद के नाम के खुतबे भी नहीं पढ़वाए। इसने शाहरुख के नाम के सिक्के डलवाए, उसकी के नाम के खुतबे पढ़वाए। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस सुल्तान ने अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों में तुगलक वंश के शासकों के नाम अंकित करवाया था। तो ये खिज्र खां था। मतलब कि पहले से जो प्रथा चली आ रही थी, मतलब कि टकसालों में जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया, तुगलक शासकों के नाम के सिक्के चलते थे इसके समय भी। अगले क्वेश्चन है, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो मुबारक शाह जिसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता था। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार किस सुल्तान की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र धारण कर दुख प्रकट किया। तो ये किसके लिए हुआ था, 1421 में खिज्र खां की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उसके मतलब कि दिल्ली में जो भी युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, दास होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये सब के सब काले वस्त्र धारण करके शोक मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। किसके अनुसार, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस सुल्तान द्वारा विदेशी स्वामित्व का अंत किया गया। तो देखो जो खिज्र खां है वो विदेशियों के अधीन था, मतलब खुद मानता था। वैसे जो शाहरुख है वो मतलब दावा तो नहीं करता रहा होगा, लेकिन जो खिज्र खां है वो खुद को उसके अधीन मानता था, शाहरुख के अधीन मानता था और शाहरुख को बाकायदा वार्षिक कर भी भेजता था। तो एक प्रकार से उस समय दिल्ली सल्तनत
तैमूर के वंशज शाहरुख के अधीन था, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह, उसने जो है अपने आप को विदेशी स्वामित्व से बाहर कर लिया, तो मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है सुल्तान मुबारक शाह द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? तो मुबारक शाह ने अपने नाम पर मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, मुबारकाबाद, याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मुबारकाबाद, मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा किस स्थान पर सुल्तान की हत्या कर दी? देखो, मुबारक शाह, उसका जो वजीर था ना सरवर उल मुल्क, इसने धोखे से मुबारक शाह की हत्या करवा दी थी। जब मुबारक शाह अपने द्वारा स्थापित नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था तो उसी समय इसको मार दिया गया था। तो कहाँ इसकी हत्या हुई थी? मुबारकाबाद में, जब वह उसका निरीक्षण कर रहा था। अगला क्वेश्चन है सुल्तान मुहम्मद शाह ने किसे खाने खाना की उपाधि दी थी? तो जो सुल्तान मोहम्मद शाह है ये सैयद वंश का तीसरा शासक था, मतलब कि मुबारक शाह का उत्तराधिकारी था, और इसने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी। किसको? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ही सैयद वंश का अंत कर देता है आगे। तो बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान हुआ अलाउद्दीन आराम शाह। अलाउद्दीन आराम शाह, ये जो है 1451 में जो है इसके वजीर के साथ अनबन हो जाता है, तो ये बदायूं भाग जाता है और अपने मृत्यु तक वहीं रहता है। 1476 में इसकी डेथ हुई थी, तब तक ये बदायूं में ही रहा था आराम शाह। आराम शाह जो है ना, अपने नाम के अनुसार इसको आराम पसंद था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन आराम शाह का अपने वजीर हमीद खां से अनबन होने के कारण सुल्तान ने किस स्थान पर शरण लिया? तो अभी मैंने बताया बदायूं में शरण लिया। 1451 में वजीर के साथ इसका मनमुटाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वजीर हमीद खान द्वारा दिल्ली की सत्ता संभालने किसे आमंत्रित किया गया? तो जो हमीद खान है जिसने सुल्तान को भगा दिया, तो अब हमीद खान जो है बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है दिल्ली, और बहलोल लोदी जो है यहाँ दिल्ली आकर के अपना राज्याभिषेक करवाता है और लोदी वंश की स्थापना करता है। और कुछ ही समय बाद ना, लगभग 6-7 महीने बाद, वो हमीद खान को भी मरवा देता है। तो ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के बाद दूसरा धर्मांध शासक किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक, जिसको कि धर्मांध कहा गया है, औरंगजेब का पूर्वगामी बोला गया है, तो इसी प्रकार का एक और शासक था जिसको कि फिरोज शाह तुगलक के समान ही धर्मांध कहा गया है, और इसको जो है दूसरा धर्मांध कहा गया है। तो ये है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का बेटा था ये, और लोदी वंश का दूसरा शासक। तो सिकंदर लोदी दूसरा धर्मांध शासक था। अगला क्वेश्चन है बालू लोदी का शासनकाल, ये माफी चाहूंगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1451 से शुरू होकर के 1489 तक इसका शासनकाल था। किसका? बहलोल लोदी का। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोदी। 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल था। दूसरे स्थान पर फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि 1451 से 1488 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है जौनपुर, जो कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय स्वतंत्र हो गया था, इसका दिल्ली सल्तनत में पुनः विलय किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि अपना तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तो उसके समय में जौनपुर जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो इसको जो है बहलोल लोदी द्वारा 1483 और 84 के बीच में जीत करके पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो 1483-84 में बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर को फिर से दिल्ली में विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है जौनपुर में किन शासकों का शासन था? तो जौनपुर में किन शासकों का शासन था? सरकी शासकों का शासन था। सरकी, याद रखना, कई बार पूछा गया है कि सरकी शासक कहाँ शासन करते थे, तो जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है बहलोल लोदी ये ना किन्हें है? तो बहलोल लोदी किन्हें मसनद ए अली कहा करता था? तो बहलोल लोदी किनको मसनद ए अली कहता था? तो अपने सरदारों को वो जो है मसनद ए अली कहा करता था, मसनद ए अली। अगला क्वेश्चन है बहलोल लोदी द्वारा जारी किया गया वह सिक्का कौन सा था जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में प्रचलित था? तो वो था बहलोली सिक्का। अपने ही नाम पर इसने जो है सिक्का जारी किया था, बहलोली सिक्का, जो कि उत्तर
उत्तर भारत में मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय के साधन के रूप में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हिंदू प्रमुख पदों पर थे? तो देखिए ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सैयद वंश का शासक था मुबारक शाह, मतलब दूसरा शासक मुबारक शाह जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके समय में 2 हिंदू अमीर रहा करते थे, तो ध्यान रखना। तो ये कौन था? मुबारक शाह। तो उसके समय में हिंदू अमीरों का जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अफगानों को भारत आमंत्रित किया? तो ये था बहलोल लोदी। देखो जो बहलोल लोदी था ना वो खुद अफगान था और लोदियों को अफगान कहा जाता है। अगर पूछा जाए ना प्रथम अफगान राज्य कौन था तो वो लोदी थे। तो बहलोल लोदी जो है अफगानों को भारत आमंत्रित करता है यहाँ बसने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का बड़ा भाई बरबक शाह ने स्वयं को किस स्थान पर स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था? तो देखो सिकंदर लोदी का बड़ा भाई था बरबक शाह, तो इसने जौनपुर में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, वहां बाकायदा अपना राज्याभिषेक करवा लिया। लेकिन सिकंदर लोदी जो है उसको परास्त करके जौनपुर को फिर से दिल्ली में मिला लेता है, मतलब दिल्ली सल्तनत में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसने आगरा नगर की स्थापना की। कब स्थापित किया था? तो 1504 में, और अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आगरा में स्थानांतरित की, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने खम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो देखो खम्स जो कि लूटा हुआ माल का बंटवारा होता था तो उसको खम्स बोला जाता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सैनिकों को मिलता था और कुछ हिस्सा जो है सुल्तान रखता था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने खम्स से बड़ा हिस्सा रखा, ज्यादा हिस्सा, और सैनिकों को थोड़ा सा देता था। तो जो सिकंदर लोदी था ना वो खम्स से कुछ भी नहीं लेता था, मतलब सब कुछ जो है किसको दे देता था? सैनिकों में बांट देता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? तो ये हुआ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के युद्ध में मारा गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो कि 1526 में लड़ा गया था। बाबर ने अटैक किया था, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था तो वो इब्राहिम लोदी ही था, जो बाबर से लड़ता हुआ युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी काफी पढ़ा लिखा था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक टाइप का, लेकिन उससे कम पढ़ा लिखा। अगर सर्वाधिक पढ़ा लिखा पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन सिकंदर लोदी भी विद्या प्रेमी था। तो ये जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं अर्थात साहित्य रचना किया करता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा शुरू किया गया गजे सिकंदरी क्या था? तो ये जो है ना गजे सिकंदरी कई बार पूछा गया है। तो ये भूमि के पैमाइश करने की इकाई थी, मतलब भूमि को मापने की इकाई। ये जो है ना 30 इंच का एक होता था, तो इससे जो है जमीन को मापा जाता था, गजे सिकंदरी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा लिखित लज्जत-ए सिकंदर शाही किस विषय पर आधारित था? तो ये संगीत पर आधारित ग्रंथ था और ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा संस्कृत के किस ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था या करवाया गया था? तो ये जो है एक आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ था, जो कि संस्कृत का ग्रंथ था और इसने जो है इसको फहरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया था। तो अकबर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने जो है संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था, लेकिन उससे पहले भी कई शासकों ने फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो गले की बीमारी के कारण बेचारा मर गया था, गले की बीमारी से। अगला क्वेश्चन है, कौन से भक्तिकालीन प्रसिद्ध संत सिकंदर लोदी के समकालीन थे? तो कबीर, संत कबीर दास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ का राणा सांगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये दोनों जो हैं सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। जो इब्राहिम लोदी है वो तो मेवाड़ के राणा सांगा से एक बार युद्ध में हारा भी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने राज्य का विभाजन किया था? तो ये था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसने अपने राज्य का विभाजन किया, अपने भाई को जो है
इसका भाई था जिसका नाम था जलाल खां। तो उसको जो है जौनपुर का राज्य दे दिया, बाकायदा वहाँ पर उसने राज्याभिषेक भी करवा लिया और बाद में ना ये जौनपुर पर अटैक करके उसको फिर से अपने राज्य में मिला लेता है। तो विभाजन तो हुआ था, ध्यान रखना। तो इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी किस राजपूत शासक से परास्त हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खतौली का युद्ध। तो ये राणा सांगा से परास्त हुआ था खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी। और इसी खतौली के युद्ध में राणा सांगा को अपना बायां हाथ गंवाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था मालवा को लेकर के दोनों आपस में लड़ा करते थे, दोनों इस पर अपना दावा करते थे, क्योंकि जो मालवा है इस समय काफी शक्तिहीन हो चुका था। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी की नीतियों से तंग आकर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किसे दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया? तो कौन कौन थे? एक तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, दूसरा सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। तो ये दोनों जो हैं सुल्तान इब्राहिम लोदी की नीतियों से तंग आ जाते हैं और काबुल चले जाते हैं। काबुल के शासक बाबर को भारत आने का इनविटेशन देते हैं कि भारत आओ, वहाँ लूटपाट करो, जो चाहे धन दौलत लो और निकलो। मतलब इनको लग रहा था कि वो जो है तैमूर के समान आएगा, लूटपाट करेगा, चला जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। अगला क्वेश्चन है बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर कहाँ का शासक था? काबुल का शासक था, ध्यान रखना, काबुल। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह होना था, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो अपने व्यक्तित्व की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था? तो ये सिकंदर लोदी था। मतलब उसको लगता था कि अगर मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं दिखूंगा, तो वो दाढ़ी नहीं रखता था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मतलब कि वजीर, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोठ की मस्जिद, याद रखना, मोठ की मस्जिद। तो इसका जो निर्माण है सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस नगर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था? तो ये जौनपुर को भारत का सिराज बोला जाता था। जौनपुर जिसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है अटाला देवी का मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला देवी का मस्जिद, तो ये जो है भारत का सिराज अर्थात जौनपुर में निर्मित है, अटाला देवी का मस्जिद। और अटाला देवी का मस्जिद इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, जौनपुर के सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत में किस वंश की नींव रखी थी? तो मुगल वंश की नींव रखी थी। आने वाले वीडियोज में हम लोग मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के लिए किस इतिहासकार का यह कथन है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक के भांति मारा गया? तो देखो जो इब्राहिम लोदी है वो पीछे नहीं हटा, जैसे कि जो अलाउद्दीन आराम शाह है वो जो है कहाँ भाग गया था? बदायूं भाग गया था। ठीक ऐसे ही जो जिस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो जो नासिरुद्दीन महमूद शाह है वो गुजरात भाग गया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जो है शत्रु का डटकर सामना किया, युद्ध क्षेत्र में उससे लड़ा और लड़ते हुए ही मारा गया। तो किस इतिहासकार का ये कहना है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया? तो ये कौन बोलता है? फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता का ये कहना है। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने बाबर को भारत आमंत्रित करने के उद्देश्य से अपना दूत बाबर के पास भेजा था? तो ये था राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा। उन्होंने भी अपना एक दूत भेजा था बाबर के पास, जैसे कि पंजाब के सूबेदार जो दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। वैसे ही ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी अपना एक दूत बाबर के पास भेजा था। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।